नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे जिनसे थी आशा उन्होंने फेंका पासा। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चुनावी दंगल के बीच एकाएक पार्टी छोड़ रहे नेताओं से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस को लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्याग पत्र के साथ हुई थी। इसके बाद 8 मार्च को पौड़ी से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े मनीष खंडूरी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और तब से विधायक राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाड़, मालचंद धन सिंह नेगी, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे लक्ष्मी राणा और अनुकृति गोसाई भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी हैं। एक के बाद एक कांग्रेस के गिर रहे विकेट से पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंता बढ़ गई है। लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस नेतृत्व टेंशन में है और इसी टेंशन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान ने हाईकमान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और कांग्रेस आलसी हो गई है, मगर उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। वहीं हरीश रावत के इस बयान ने भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस का बिखरता कुनबा और आलसी कार्यकर्ताओं के सहारे क्या कांग्रेस 2024 का चुनावी दंगल फतेह कर पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आलम यह है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक राजेंद्र भंडारी समेत पार्टी के तमाम अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक ओर जहां संगठनात्मक नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़ाने के साथ ही संगठन को भी मजबूत कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी से एकाएक जा रहे नेताओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि इनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और स्नान में कई चीज़ें आपके शरीर से बाहर जाती हैं और वही चीज़ें जाती हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीज़ें थी, जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीज़ें हमारे से दूर जा रही हैं, तो इसका कोई ख़राब परिणाम नहीं होता। शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम, नई खाल आती है, नई चीज़ें अपनी जगह लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज भी आप देखिए, एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूँ आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीज़ यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में ही उत्तराखंड कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। लगातार पार्टी के सैकड़ों नेताओं का पार्टी से पलायन होने से हाईकमान भी टेंशन में है और इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं गरमाने लगी हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी भी विपक्षी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान से प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और कांग्रेस आलसी भी हो गई है, मगर उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। वहीं हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आज की हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है।
क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। सुस्ती कैसे दूर होगी? इनके सहयोग से और उसको देख करके रंग बदलता है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, कहाँ कहा, उस वक्त क्या समीकरण थे, क्या सिचुएशन थी, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। तो इसका जवाब यदि माननीय हरीश रावत जी ही दें तो बेहतर रहेगा। भगत सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहाँ से मीडिया चलाता है आप लोग जानते हैं। भगत सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। एक के बाद एक विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं ने विपक्षी दल कमजोर करने का काम किया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहा है? क्या विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे विपक्षी दलों के नेताओं से बीजेपी में असंतोष नहीं बढ़ेगा? क्या हरीश रावत का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कई जो नेता है, बड़े नेता हैं, वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसको लेकर कई सवाल इससे पहले भी उठ चुके हैं कि आखिर कांग्रेस से लोग छोड़कर बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस पर कई बार प्रतिक्रिया दे चुकी है और उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर हमारे नेताओं को अपने पाले में लेने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। लेकिन हरीश रावत का ये जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बहुत आलसी हो गई है। उन्होंने जो बातें कही या उन्होंने जिस तरीके से, जिस संदर्भ में भी ये बातें कही, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता की सीख को कैसे लेती है उत्तराखंड में, ये देखना होगा। चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव जी आपसे करना चाहूंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हरीश रावत का ये जो बयान सामने आया और जो बात उनके द्वारा कही गई है और जिस तरीके से अब इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, उन पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? बयान दिया है, एक तरह से साफ झलक रहा है कांग्रेस की निराशा, हताशा और एक तरह से आत्मसमर्पण की स्थिति में आज कांग्रेस दिखाई दे रही है। और जिस तरह से उनको ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है नहीं, तो इसलिए हारने से पहले हार का क्या बहाना ढूंढा जाए। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा हारने के बाद एक ये बहाना ढूंढ लेती है और बोलती है कि ईवीएम में ये छेड़छाड़ हुई या अन्य कई सारे इस तरह के बहाने बनाती है। तो मैं सोचता हूँ इस बार उन्होंने अपनी हार से पहले ही एक तरह से प्री मैच्योर एक ही बयान देने का काम किया है और एक तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को और तमाम जो उनके छोटे बड़े तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को एक सिरे से कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितना डिमोरलाइज कार्यकर्ता है। और उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है, जो कांग्रेस की इस समय वर्तमान में नीति और नियत जो सभी एक तरह से एक संशय के घेरे में है और उससे त्रस्त होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट हुआ है। अभी पिछले 3-4 महीनों के अंदर लगभग 15,000 से अधिक कांग्रेस के छोटे बड़े नेता वार्ड और बूथ से लेकर इनके पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक तक तमाम ब्लॉक स्तर के और पंचायतों के बड़े नेता और मैं सोचता हूँ इनके संगठन के बड़े नेता
भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो रीति नीति, जो हमारे काम करने की एक संस्कृति है, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने हमारे परिवार को अपना परिवार मानकर इसको ज्वाइन किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है देर आए दुरुस्त आए, बहुत लंबे समय के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। ये काम हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था और हम माननीय मोदी जी के हाथों को, कंधों को और ज्यादा मजबूत करेंगे और समाज के अंदर एक प्रचार प्रसार करके एक अच्छा संदेश देने का भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं संजीव जी वापस आते हैं, रुकेगा। थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ये जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या कांग्रेस का जो हरीश रावत की तरफ से जो बयान आया है उस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो उन बातों से भी प्रभावित होकर संजीव जी रुकिए जरा, संजीव जी रुक जाइए। पीसी थपलियाल जी, एक्चुअल में जिस संस्कृति और संस्कारों की बात हम करते हैं तो हम अपने प्राचीन में जाते हैं और अपने महाभारत और रामायण को याद करते हैं। तो उस समय भी जब युद्ध होते थे उनमें नियम, धर्म, जो कोई भी ऐसा होता था उसमें पूरे कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा भाई, यहाँ पे नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। वो तमाम जो आज जो सबसे बड़ा उसी धर्म का सबसे बड़ा झंडा वरदान बनकर जो हमारे बीच में पार्टी आई है, उसको देख के पूरी जनता लगभग दो भागों में बंट चुकी। एक तो जो इन पे आंख बीच कर विश्वास कर रही है और एक वो जनता है कि जो लोकतंत्र को बचाना चाहती है। अब ये हर शब्द का मतलब तो निकाल लेते हैं क्योंकि इनके पास पूरी फौज है, इनके पास धन है और धन इतना है कि सब जानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने धन इतना संचय कर लिया, चाहे नोटबंदी से लेकर यहाँ तक जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड तक इनकी कोई इच्छा नहीं भरी है धन एकत्रित करने में। और धन जब इन्होंने विपक्ष को का नाम को बदनाम करने के लिए भी उस धन का प्रयोग किया है। नहीं, मुझे ये बताइए, एक सेकंड थपलियाल जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि हरीश रावत ने ये जो बयान दिया है कि कांग्रेस आलसी हो गई है और उनके साथ आए गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उठो जागो लड़ो और जीतो, तो ये जो बयान है इसको कैसे लिया जाए? आप ये कांग्रेस आलसी हो गई है इसको कैसे आप ले रहे पॉजिटिव वे में? मैं हरीश रावत के बयान को कभी भी बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेता कि जब से राज्य बना, जब आंदोलन भी था, आंदोलन के टाइम से लेकर अभी तक ये व्यक्ति खलनायक का काम करता है। जब यहाँ पे हमारे नारायण दत्त तिवारी जी इस राज्य की नींव रख रहे थे तो उनकी कुर्सी हिलाने पे लगा हुआ। मतलब ये मैं बेबाक बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये आंदोलन में भी जब हम पूरी ताकत के साथ इस राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये अलग संघर्ष समिति बनाकर उसमें विघ्न डालते थे। हमारे इंद्रमणि बडोनी जी पे पत्थर बरसा दिए थे इस व्यक्ति ने। अब इसका कहना कि साहब आलसी हो गई है तो क्या इसको गणेश गोदियाल वो नहीं दिखाई दे रहा? घनसोला, बूढ़ा घनसोला भी एक ताकत के साथ लड़ रहा है टीवी में और उसको वो नहीं दिखाई दे रहा कि एक बच्चा, इवन जो इंडिपेंडेंट तौर से बॉबी पवार है, वो भी एक ताकत के साथ इन ताकतों के साथ लड़ रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए। न्याय संगत हो राज्य की नीतियां, उसके लिए लड़ रहे हैं। चलिए थपलियाल जी, एक बार को मान लेते हैं कि आप हरीश रावत जी के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता तो सीरियसली लेगी ना उसको, जनता तो सीरियसली लेगी। और अगर एक पार्टी का वरिष्ठ नेता इस तरीके का बयान दे रहा है, अपनी ही पार्टी को आलसी करार दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लोगों को इस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए एक बारी? नहीं, पर जनता को गणेश गोदियाल आलसी लग रहा है, जनता को घनसोला आलसी लग रहा है, या प्रदीप टपटा जो इतना विद्वान व्यक्ति है वो क्या अल्मोड़ा में आलसी लग रहा है? और प्रकाश जोशी के आलसी लग रहा है? ये अपने दम पे आपको मालूम है मैडम कि इन्होंने कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए हैं, किसको नहीं मालूम? अब बिना पैसे के लड़ाई लड़ी जाती है आजकल। हम कितने कमजोर हो रखे हैं बिना पैसे के, दुनिया जानती है। और ये बिना पैसे के तो भी लड़ रहे हैं, तो हम वास्तव में हम इनके जोश को, इनके
जो काबिल तारीफ है की लड़ाई, किस तरह से लड़ रहे हैं, चंदा मांग मांग के जनता से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए गणेश गोदियाल को और घनश्याम जी को और प्रदीप टमटा, चारों लोग। अब ये अपना बेटे को भी लेके आया। नहीं तो मुझे आप एक सवाल का और जवाब दे दीजिए थपलियाल जी। तो फिर यूकेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज हो जाती है, तो अब यूकेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक सेकेंड था जी, पहले मुझे बताइए, आप जब सत्ता में थी कांग्रेस तो आपने भी पानी पी पी कर उनको काफी गालियां बकी हैं और उसके बाद ये भी कहा है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने कोई काम नहीं किया। तो क्या आज मैं आपके वक्तव्य से ये समझूं कि अगर पांचों लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतती है तो यूकेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है या पीसी थपलियाल को कोई प्रॉब्लम नहीं? हमारा बड़ा दुश्मन अगर हारता है तो छोटे दुश्मन से लड़ने की क्षमता हमारे पास है, हम लड़ेंगे। जब वो ये तो सुन ही रहे मैडम, ये अंकिता का लेकिन कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो आपका बड़ा दुश्मन कांग्रेस हो जाएगी, तो फिर आपके तो दुश्मन ही बदल रहे हैं ना, आपकी कैटेगरीज ही बदल रही हैं। का नाम नहीं लेगी, वो मूल निवास नहीं देगी, जो मुद्दों पे आज जो चर्चा कर रहे हैं अगर नहीं करेंगे, ये तो प्रूफ हो चुके हैं कि अपनी जुबान के पक्के है ही नहीं। इन्होंने कहा था कि 22 में सब किसानों का धन आमदनी डबल हो जाएगी और इतने युवाओं को रोजगार। ये तो ऐसे हैं कि जो पीठ पे छुरा मारने वाले लोग हैं। इन्होंने उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया है, माफिया के हवाले कर दिया है, पूरे गुजरात के लोगों को बेच रहे हैं उत्तराखंड को। अभी जनता को मालूम नहीं है मैडम, अभी भी जनता इस पे विश्वास करती आ रही है, आज से ज्यादा जनता। इसलिए हम अपनी लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे, उत्तराखंड के संसाधनों को। चलिए ठीक, वापस आते हैं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं हरीश रावत के बयान को, साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो बड़े नेता हैं उनका बीजेपी में शामिल होना कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकता है? साथ ही साथ हरीश रावत का ये बयान भी जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलसी हो गई है, ये कितना इफेक्ट करेगा कांग्रेस को? मुझे तो आज आश्चर्य हो रहा है कि थपलियाल जी आज हरीश रावत की बुराई कर रहे हैं और हमेशा हरीश रावत के झंडा बरदार बन के डिबेट में बैठते थे। और इन्हीं आपके यशी आपके ही साथ कई डिबेट हमने की है जब थपलियाल जी उसको बहुत बड़ा एक हीरो बताते थे उत्तराखंड का। और आज देखिए ये समय परिवर्तन बहुत कुछ कहला देता है। और निश्चित तौर पर यशी बीजेपी में जो कांग्रेस के या अन्य दलों के लोग आए हैं उससे एक माहौल क्रिएट होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन एक माहौल क्रिएट होता है एक पार्टी के पक्ष में। और दूसरी चीज, तमाम वो लोग हैं, लिस्ट है लंबी। अभी संजीव भाई 15,000 लोग बता रहे थे। 15,000 में से हम अगर मान लें कि 100-125 प्रभावशाली लोग थे जो जिला पंचायत के मेंबर रहे होंगे, बीडीसी के मेंबर रहे होंगे, कोई ब्लॉक प्रमुख रहा होगा, कोई ये मान के चले पूर्व विधायक थे और या वर्तमान विधायक जो राजेंद्र भंडारी थे। हम इनमें से ये जो विपक्षी दल है ये लगातार ये कहते हैं कि ये इनकम टैक्स, ईडी या और किसी डर से, सीबीआई के डर से कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए। अब इनमें से कितने अगर हम लिस्ट निकालें तो इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। विजयपाल सजवान के ऊपर कोई आरोप नहीं है, धन सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं है, दिनेश धने के ऊपर कोई आरोप नहीं है, शैलेंद्र रावत के ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो वो कौन से डर से गए? निश्चित तौर पर इसकी कुछ अलग वजह होंगी। और इसके लिए मैं बार बार आपकी डिबेट में मैंने पहले भी बोला कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि वो सारे, वो एक कहावत है ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते हैं। तो कांग्रेस को ये मंथन करना चाहिए कि आखिर उनकी पार्टी में ऐसा क्या है कि इतने लोग चले गए। अब इनमें से मान लीजिए सारे लालच में गए या सीबीआई के डर से चले गए या ईडी के डर से चले गए। अरे जो नहीं थे उस दायरे में, भाई अभी तक बीजेपी ने हरक सिंह, उनकी पुत्रवधू और लक्ष्मी राणा को तो अभी तक नहीं लिया पार्टी के अंदर, जो बीच में बड़ा शोर मच रहा था कि वो बीजेपी में चले गए। तो महेंद्र भट्ट ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया कि हम हरक सिंह को किसी भी हालत में पार्टी में नहीं लेंगे। तो ये भी
परिस्थिति सामने है और इसको भी देखना चाहिए। दूसरी तरफ सॉरी, मैंने आपकी डिबेट में कई बार बोला है कि हरीश रावत कांग्रेस को डुबाने में सबसे बड़ा कारक उत्तराखंड के अंदर है, जो लास्ट टाइम तक ये डिसाइड नहीं होने देता कि कौन चुनाव लड़ेगा, और इसकी वजह से तब तक बीजेपी चुनाव में, प्रचार में और चीजों में आगे निकल जाती, लास्ट मोमेंट तक नहीं होने देता। अब आप देखिए, हरिद्वार और नैनीताल की सीट लास्ट तक रोक के रखी हुई थी, लेकिन बीजेपी ने हरिद्वार, नैनीताल सभी जगह अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। हालांकि उन्होंने 3 पहले सिटिंग एमपी पहले घोषित किए थे, बाद में 2 नए लोगों को टिकट दिया, त्रिवेंद्र रावत और हम ये कहें त्रिवेंद्र और अनिल बलूनी, इनको बाद में टिकट दिया। तो तब तक तो एक माहौल बन गया, और उस माहौल के मुकाबले में निश्चित तौर पर तमाम, हम कहते हैं सब बिके हुए हैं, उसके बावजूद सोशल मीडिया उठा लीजिए, प्रिंट मीडिया उठा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, सभी लोगों ने ये बोला है कि बीजेपी लगातार प्रचार में और चीजों में कहीं आगे है। अब कहीं जाके राहुल गांधी का प्रोग्राम बनने जा रहा है, लेकिन 8 या 9 को राहुल गांधी आएंगे, तो 11 को मोदी जी भी आ रहे हैं हरिद्वार में, और शायद हो सकता है कि 17 से पहले मोदी जी की कोई मीटिंग टीडीएफ और गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में किसी स्थान पे हो जाए। तो कितना अंतर है उस चुनाव प्रचार में और इस चुनाव प्रचार में। यहाँ प्रमुख लोगों को, चाहे मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों, उनको पन्ना प्रमुख बना दिया, एक पन्ने की जिम्मेदारी दे दी, और कांग्रेस अभी तक अपना प्रदेश संगठन नहीं बना पाई है, जो पुराना संगठन था उसी के हिसाब से चला जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं, और आपने हरीश रावत का सवाल उठाया, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस को गर्त में डालने का अगर सबसे बड़ा कारक कोई है तो वो हरीश रावत है। जीएससी चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यही कि ये जो हरीश रावत जी का बयान है कि कांग्रेस आलसी हो गई है, इसको लेकर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी का अगर कोई वरिष्ठ नेता इस तरीके का सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं संशय जरूर खड़ा होता है। देखिए, जहां तक बयानों का सवाल है तो कांग्रेस के ही नेताओं के बयान मीडिया को भी दिखाई देते हैं, पत्रकारों को भी दिखाई देते हैं और विपक्ष को भी दिखाई देते हैं, बिना ये जानने की कोशिश किए कि उन्होंने कोई सा भी बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है। जब बयान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गढ़वाल के सांसद रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत जी के बयान की भी जरा चर्चा कर लें कि उन्होंने फटी हुई जीन्स की एक महिला को लेकर बयान दिया। मुझे लगता है कि अब ये कांग्रेस को, प्रवक्ताओं को ये बचकानी बातें करना बंद कर देना चाहिए। मीडियाओं पे या प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए। ये आपके बचाव का सबसे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि तीरथ सिंह रावत के बयानों को खूब चलाया भी गया है, दिखाया भी गया है, फटी जींस के बयान पर भी बातचीत की गई है, और यही वजह है कि तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, नहीं तो वो शायद कंटिन्यू रहते। बात ही नहीं पूरी होने थी। आज जो फटी जींस पे बयान देने वाला तीरथ सिंह रावत नाम का एक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति है, गढ़वाल का सांसद रह चुका व्यक्ति है, अपना टिकट कटवा चुका व्यक्ति है, वही व्यक्ति आज कंगना रनावत जिनके अंग प्रदर्शन की जो है धूम मची हुई है पूरे इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उसका प्रचार करने के लिए मंडी में जा रहा है, उस पर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपको हरीश रावत जी का बयान दिखाई देता है, आपको कांग्रेस के नेताओं का बयान दिखाई देता है, इस बात को जाने बिना कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है। चलिए, परिप्रेक्ष्य जानने के लिए तो आपको बैठाया है ना सर, परिप्रेक्ष्य जानने के लिए तो आपको बैठाया है, बताइए उनका क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या संदर्भ था उनकी इस बात का, हम भी तो जाने, हम आपका पक्ष सुन तो रहे हैं। अगर हरीश रावत जी ने ये कहा कि कांग्रेस आलसी हो गई है तो इस पे कांग्रेस के लोग मंथन करेंगे और हरीश रावत जी से सवाल पूछेंगे, हरीश रावत जी कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछेंगे। इसमें विपक्ष को और मीडिया को क्यों टेंशन हो जाती है? सवाल ये है
उत्तराखंड के मुद्दों पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, अंकिता भंडारी पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, उत्तराखंड की शराब नीति पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, उत्तराखंड का बजट कहाँ है, उत्तराखंड का विकास कहाँ है, गलियां टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, हाकम सिंह के हाथ में पूरे प्रदेश की नौकरियों की बागडोर होती है, उस पे आप लोग चर्चा नहीं करना मुझे लगता है आप नींद से ना काफी देरी से जागे हैं, आप नींद से काफी देरी से जागे, वरना मैं आपको बता दूं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं पर के न्यूज ने काफी चर्चा की है। ठीक है, उत्तराखंड के बजट पर के न्यूज ने काफी चर्चा की है, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए के न्यूज ने काफी चर्चा की है। तो या तो आप देखते नहीं है टीवी चैनल्स, और या फिर आप नींद से काफी देरी से जागे। आज चुनाव के टाइम पे आप उस चर्चा को क्यों भूले हुए हैं? आज आप हरीश रावत जी ने ये बयान कब दिया है? हरीश रावत जी ने ये बयान कब दिया? हरीश रावत जी ने ये बयान क्या 3 साल पहले दिया था जो हम आज चर्चा कर रहे हैं? मुझे बताइए ना भास्कर जी, क्या हरीश रावत ने ये बयान 3 साल पहले दिया था? किसी भी प्रवक्ता, हाँ थपलियाल जी होल्ड ऑन, मैं आती हूँ आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप इंटरप्ट कर रही हैं, आप सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता को बीच में टोक रही हैं, बोलने नहीं दे रही हैं। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि मीडिया का पूरा झुकाव एक खास पार्टी की तरफ है, एक खास पार्टी के प्रवक्ताओं को, और उसके पक्ष में बोलने वालों को तो आप बोलने देंगे, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता जब अपनी बात करना चाहेगा उसका बोलने से भी तंग करेंगे, रोकेंगे। एक्सपेक्टेड था भास्कर जी, एक्सपेक्टेड था ये तरीका है डिबेट करने का। और कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर? अभी आप कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र हैं। बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुद्दों पर बात की जाए। अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन था? भाजपा इस बात का जवाब थे, और अंकिता भंडारी की मां आज सड़क पे लेट के तड़प के भूख हड़ताल करके तरह के आंदोलन करके आज परेशान है, उसको न्याय कब मिलेगा? मोदी जी अंकिता भंडारी के लिए कब बोलेंगे? अंकिता भंडारी को न्याय कब मिलेगा? हाकम सिंह जिसने उत्तराखंड की तमाम नौकरियां बेच दी, उन नौकरियों अप्लाई करने वाले छात्रों को न्याय कब मिलेगा? अग्निवीर योजना के माध्यम से उत्तराखंड के तमाम युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। उन अग्निवीर योजना को वापस लेने की बात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तब करेंगे। इस पे जिस दिन सवाल बस भास्कर जी, जितना जोश और जुनून आपने अभी चर्चा में दिखाया ना, और जितने मुद्दे गिनाए हैं आपने, बस ये आप धरातल पर दिखा दीजिए, हो सकता है कि आपको लोकसभा सीटों में इसका लाभ हो। मीडिया पर खामखा में उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने कामों पर भी ध्यान दे दिया जाए, वरना हरीश रावत यूं ही नहीं कह देते कि कांग्रेस के लोग आलसी हैं। लगातार हाकम सिंह के जो चलिए ठीक है भास्कर जी 1 सेकंड होल्ड ऑन करिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद भास्कर जी का वापस रुक करता है। हमेशा उत्तराखंड के जन को लड़ा है, पहली बार नहीं है ये जो डिबेट है ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, और इसलिए डिबेट महत्वपूर्ण है कि जो हरीश रावत जी हैं वो उत्तराखंड की राजनीति के भीष्म पितामह हैं, कोई नकार नहीं सकता इस पर। और उस व्यक्ति का ये कहना निश्चित रूप से, इसलिए के न्यूज आज डिबेट में आया इसमें, कि ऐसे सीनियर व्यक्ति अगर ऐसी बातें करेगा तो दुख होगा सबको, और इसीलिए ये बहुत। लेकिन थपलियाल जी समस्या तो यही है ना कि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं ये चर्चा का विषय ही नहीं है, मैं और आप फालतू में यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले आप भी तो कांग्रेस के फेवर में थे ना, थोड़ा समझाइए अपने साथी प्रवक्ता को। थपलियाल जी, क्या अंकिता भंडारी के मर्डर से बड़ा बयान हो गया क्या हरीश रावत जी का? और हरीश रावत जी ने कांग्रेस के संबंध में बयान दिया, और किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया उस परिप्रेक्ष्य का भी पता नहीं है। उन्होंने बयान दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये बात तक पता नहीं है कि उन्होंने कोई बयान दिया ऐसा, ना किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिक्कत है। हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हमारे पिता, एक मिनट थपली, अगर हमारे पिता हमें कुछ गलत कह देते हैं, डांट देते हैं, किसी बात में मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, तो उसका बुरा भी माना जाता। उन्होंने डांट दिया, हम आत्मंथन करेंगे, हम देखेंगे कि हमसे कहां गलती हुई, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और यदि उन्होंने गलत कहा होगा तो उनको बताएंगे कि पिताजी आपने गलत कहा, दादाजी आपने गलत कहा, बोड़ा जी आपने गलत कहा, इसको ठीक कर लीजिए। ये तो हमारी आपस की बात है ना, इसमें टेंशन लेने वाली बात मीडिया को हो जाए बहुत ज्यादा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के इस युद्ध में कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेता को भीष्म पितामह की तरह सैया में जल्दी से लेट जाना सबको दुखदाई देता है। वो तो तीरों के सैया में पहले ही लेट गए कि साहब हम तो ऐसे हो गए, जबकि हरीश रावत जी से लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं इस समय, आपको ये दिखना चाहिए कि अभी जितने मुद्दे आपने बोले सब आप क्षेत्रीय मुद्दे बोलिए। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, एक कांग्रेस को राष्ट्रीय मुद्दों को भी
सोचना चाहिए कि किस तरह राष्ट्रीय खपलियाल जी आप क्यों नहीं बन जाते कांग्रेस के भीष्म पितामह। चलिए ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जॉन हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिनसे थी आशा उन्होंने ही फेंका पासा। कांग्रेस के तमाम दिग्गज कुछ नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ऐसे में कई सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से आए तो कई सवाल विपक्ष की तरफ से भी आए। और साथ ही साथ हरीश रावत का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलसी हो गई है और उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि उठो जागो लड़ो और जीतो। तब कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस पर मैं संजीव जी का रिएक्शन चाहूंगी। संजीव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? जैसा कि अभी भास्कर जी ने कहा कि उनका जो परिप्रेक्ष्य रहा होगा या उनका जो संदर्भ रहा होगा उसे आप गलत तरीके से यहाँ पर एक तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं और उस तरीकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें देखें, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी गलत होता है तो ये इन लोगों की आदत पड़ गई है कि हर बात को कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। आपस में चाहे कनिष्ठ हो वरिष्ठ हो, एक दूसरे के साथ मारपीट कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ लेते हैं, फिर भी कहते हैं हम लोग घर में बैठ के निपटा लेंगे। मेरे भाई, एक ये जो एक परिपाटी बन गई है इसको सुधारिए। इसको आंतरिक लोकतंत्र नहीं बल्कि अनुशासनहीनता बोलते हैं। कुछ सीखिए और अन्य दलों से भी सीखिए। और आपका ये जो एक चरित्र बन गया है और जिस तरह से अभी आपके अंदर का मामला, आपके पार्टी के अंदर का मामला है, इसको ठीक करना भी आप ही का काम है। लेकिन जब एक चीज बाजार में आ जाती है तो मैं सोचता हूँ वो सारी चीजें अच्छे नहीं है। कमरे के अंदर कोई बात होती है तो वो एक अलग होती है, जब चौराहे पे बात आती है तो वो जाहिर हो जाती है, वो अच्छा भी नहीं है। और जिस तरह से आपके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम रात को सफाई करते हैं और कूड़ा करकट सारा उठाकर बाहर फेंक देते हैं, तो क्या आप अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को कूड़ा करकट की रूप में आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं या उनको समझते हैं? तमाम कार्यकर्ता आपका कूड़ा करकट है क्या? और जिस तरह से जो आपकी एक सोच है उसी सोच के अनुरूप ही आपका कार्यकर्ता भी आपकी पार्टी के प्रति जो उसकी निष्ठा है वो भी लगातार धीरे धीरे करके समाप्त हो जा रही है। और यही एक बड़ा, मैं सोचता हूँ ये भी एक बड़ा कारण है कि जो आपके कार्यकर्ता अन्य दलों की ओर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और अन्य दलों में जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। और जिस तरह से माननीय हरीश रावत जी के जो बयानबाजी है उससे तो बिल्कुल साफ परिलक्षित हो रहा है कि वो एक तरह से आत्मसमर्पण की स्थिति में आ चुके हैं। और जिस तरह से यशी जी आज कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कई सारे बातों का इन लोगों ने उल्लेख किया। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, आप 2004 से 14 तक आपको क्या दिखाई देता था और 14 से बाद में आपको क्या दिखाई देता है, ये फर्क आपको बताना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, 2014 से पहले भ्रष्टाचार, निराशा, हताशा और एक तमाम घोटालों का जो एक वातावरण बन गया था। सवेरे सवेरे जब अखबार आता था तो आदमी सबसे पहले ढूंढता था कि आज कौन से नए घोटाले की इसमें खबर आई होगी। तो एक ऐसा वातावरण बन गया था जहां जीजा जी, मामा जी, बहन जी, दीदी जी और संजीव जी, ये तो प्रचार हो गया, प्रसार हो गया कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपने भी कौन सा अच्छा काम किया। आपने कांग्रेस के लोगों को सुनाया भी और उनको ही अपनी पार्टी में जगह दे दी। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। यशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से जो विकास जो आरंभ हुआ है
हमने तमाम क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे हम किसान की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तमाम रीति नीतियों संजीव जी अपना फ्रेम थोड़ा सा ठीक करिए प्लीज। करता है जी, फ्रेम ठीक करिए अपना। ठीक है, हम वापस आते हैं आपके पास संजीव जी। भास्कर जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित वर्मा जी बोल रहे थे कि 2014 से पहले जब अखबार आता था तमाम घोटालों की और बात होती थी, जनता इंतजार करती थी इस बात का कि आज क्या घोटाला हुआ। मैं इस बात को दो अलग अलग हिस्सों में जवाब देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जो अखबार था और जो मीडिया था, जो प्रिंट मीडिया था या कोई सा भी मीडिया था, वो मैनेज नहीं हुआ करता था। आज ये पूरा का पूरा मीडिया जो है वो मैनेज है और इलेक्टोरल बॉन्ड का देखिए फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। मीडिया को बीच में बिना लाए आप कोई वक्तव्य अपना पूरा करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर आप मीडिया को बीच में लेके आएंगे तो सॉरी मुझे, क्योंकि वो भी मेरे साथी हैं और मुझे बुरा लगेगा। प्लीज इस तरीके से नहीं, आप मीडिया को बीच में क्यों ला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपके पास इतनी बातें करने के लिए, इतने मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे बात कर लीजिए ना। आप इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। भास्कर जी, मैंने आपको पहले कहा मीडिया पर आए, आप मीडिया पर मत आइए, आप मीडिया का नाम मत लीजिए, आप बाकी उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद टोक दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अखबार में लोग ये इंतजार करते थे कौन सा घोटाला छपा होगा, तो मुझे उस बात का जवाब देने दीजिए। अखबार उस समय मैनेज नहीं थे, आज अखबार मैनेज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ, अखबारों ने उसको डेक्लेयर। रुकिए संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी होल्ड ऑन, संजीव जी रुक जाइए, संजीव जी बीच में नहीं, मैं आ रही हूँ ना, रुक जाइए प्लीज। भास्कर जी को सुन लीजिए पहले। बोलूंगा वर्मा जी, आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, ना मीडिया मुझे इंटरप्ट करे ना कोई और करे। उस समय अखबारों में इसलिए छपता था कि अखबार मैनेज नहीं थे, आज अखबारों में इसलिए नहीं छपता। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हो, चाहे राफेल का घोटाला हो, चाहे पीएम केयर फंड का घोटाला हो, चाहे कोरोना किट का घोटाला हो, कोई सा घोटाला हो, आज इसलिए नहीं छपता कि सारा का सारा मीडिया मैनेज होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों के ऊपर उस समय आरोप लगे थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला और ये जीजाजी घोटाला और ये घोटाला और वो घोटाला, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की संजीव जी डोंट इंटरप्ट, संजीव जी डोंट इंटरप्ट प्लीज, रुक जाइए, मैं आऊंगी 2 मिनट दीजिएगा उनको अपने वक्तव्य पूरा करने दीजिए। अरे संजीव जी रुक जाइए, रुकिए संजीव जी, होल्ड ऑन प्लीज। संजीव जी नहीं मानेंगे आप, संजीव जी को म्यूट करिए। क्या संजीव वर्मा जी आप जब बोल रहे थे क्या बीच में बोला था मैं? आप जब बोल रहे थे बीच में बोला था क्या? नहीं बोलता ना। मैं बोल लूं उसके बाद जवाब दीजिएगा, जब मैं बोल लूं उसके बाद जवाब दीजिएगा। चुप रहिए अभी आप। जब हरियाणा की खट्टर सरकार खुद कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जितने आरोप थे सारे के सारे झूठ पाए गए, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, आप जीजा जी का नाम लेते हैं। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि घोटाला नहीं हुआ। अरे किसने कहा रॉबर्ट वाड्रा के लिए? खट्टर सरकार ने कहा, लिख के दिया बकायदा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोयला घोटाले सारे आरोपी बरी, 2G घोटाले के सारे आरोपी बरी, और अब सबके सब चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सब राजनीति कर रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार किसी को जेल नहीं भेज पाई। अजीत पवार पे आपने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया, आज अजीत पवार आपके गठबंधन में है। हेमंत विश्वा शर्मा पे आपने पानी के घोटाले का आरोप लगाया, हेमंत विश्वा शर्मा आपके गठबंधन में है। शुभेंदु अधिकारी पे आपने आरोप लगाया, शुभेंदु अधिकारी आपके साथ है, भाजपा के अंदर है। आज हेमंत विश्वा शर्मा आपके साथ है, मुकुल राय आपके साथ है, उस पर आपने आरोप लगाया। जिन लोगों पर आपने आरोप लगाया वो तमाम लोग आपके साथ हैं, और आज आप घोटालों की बात करते हैं, आज आप जो है भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भास्कर जी रुकिए, भास्कर जी रुकिए। संजीव जी आ रहा हूँ अभी। ठीक है संजीव जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद अरुण शर्मा जी आपके पास आती हूँ मैं। संजीव जी। यश जी, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और जब 2014 से पहले के हम इनके घोटालों की बात कर रहे थे, कह रहे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और हर बात में नहीं हुआ। भास्कर जी अब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, भास्कर जी अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, भास्कर जी अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। भास्कर जी जो चीजें आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो खुद भी किया करिए, खुद के लिए भी फॉलो अप होना चाहिए उसका। रुकिए जरा, होल्ड ऑन। संजीव जी उनको भी बीच में रोकिएगा।
भास्कर जी, मैंने अभी उससे पहले संजीव जी को रोका था, या तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, मैंने उनको भी उतना ही टोका था और आपको भी वैसे ही टोक रही हूँ। संजीव जी कंटिन्यू करिए प्लीज। जी 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 यशि जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी जो हम लोग कुछ चुनाव में है, हम लोग एक वास्तविकता के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो काम हमने ग्राउंड जीरो पर किया है, चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो भी काम हुए हैं, चाहे हम उत्तराखंड में जो 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, हम उनका उल्लेख जनता के बीच करने जो दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पर, और हम उनकी बात करते हैं। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से भी एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं, अपनी बारी में उस बात का जवाब दीजिएगा। हमने 2 लाख करोड़ का जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, तमाम योजनाएं परियोजनाएं दी, आपको भी एक बार डबल इंजन का सौभाग्य मिला, तो आपने मात्र आप केवल 10,000 करोड़ की ऐसी योजनाएं परियोजनाएं आप मेरे को बता देंगे अपनी बारी में कि जो आपके डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तराखंड के विकास के लिए लाई गई होंगी। तो मैं सोचता हूँ इससे ही परिलक्षित होगा कि आप उत्तराखंड के विकास के लिए कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। किंतु यशि जी देखिए, केवल बोलने से सब कुछ नहीं होता, और हमारी पार्टी वो पार्टी है जो काम करने पर विश्वास करती है, जो करते हैं संजीव जी। लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना, क्योंकि आपके जो सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड कुछ खास ठीक था नहीं। अभी कई लोगों ने ये आरोप लगाए कि उनके वो अपने संसदीय क्षेत्र कभी पहुंचे ही नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं वाले न जाने कितने ग्रामीण हैं जो तख्ती लेकर बैठे हैं, कह रहे हैं सड़क नहीं है, वोट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली कि 24 साल में अगर लोग आज भी सड़क की मांग कर रहे हैं तो इससे ज्यादा किसी भी सरकार के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, यही तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए। यशि जी देखिए, सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, इनकी भी 10 साल तक उत्तराखंड में 2 टर्म में से इनकी भी सरकारें रही, किंतु इन्होंने उन तमाम ऐसे सैकड़ों गांव थे जिनको इन्होंने पूरी तरह से अंधेरे में रखा। हमारे सरकारों में लगातार विद्युतीकरण का काम हुआ, हमारी सरकारों में चाहे जल की आपूर्ति की बात करें, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, तमाम ऐसे गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम, तमाम ऐसे गांवों को जो स्टेट हाईवे से जोड़ने का काम किया। लोगों को सड़कें मिल गई हैं, मैं लेकिन उन ग्रामीण लोगों की बात करूंगी जिनको सड़कें नहीं मिली हैं। जाहिर है कि रह गए तो उन मिलना सड़कें बहुत जरूरी है। ठीक है, रुकिएगा अरुण शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भास्कर जी ने जो यहाँ पर अभी अपनी बातें रखी और संजीव जी जो बातें कह रहे हैं, मैं आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपके जो भी कार्य अभी शेष हैं उन कार्यों को बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, अरुण शर्मा जी। जी यशि जी, एक तो मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पे सख्त आपत्ति है, जिसने पूरे मीडिया जगत को कटघरे में रख दिया। ये कहना कि आज सारे बिकाऊ हैं, ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ भेड़े काली हो, कुछ सफेद हो, लेकिन सबको एक ही रंग में हाथ से नहीं चला जा सकता। एक बात। दूसरी चीज, ये चैनल डिसाइड करेगा कि किस टॉपिक पे होगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता डिसाइड नहीं करेगा कि किस चीज पे हमें डिबेट करनी चाहिए। बिल्कुल। जिस चीज में उनको सुविधा हो वो डिबेट नहीं करी जा सकती। जो आम जन की बात हो, डिबेट उसी पे होती है। ये मुझे आपत्ति थी तो ये मैंने बोल दिया। दूसरी चीज देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनावी मौसम है और पिछले 4 चुनाव, जैसा कि मैं पिछली डिबेटों में भी बोल चुका हूं, पिछले 4 चुनाव में भी कांग्रेस लगभग इन्हीं मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या किसानों के मुद्दों को लेकर, पिछले 4 चुनावों से कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर हर बार चुनाव मैदान में है। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी।
भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है लोकसभा चुनाव में, और अगर विधानसभा की बात करें तो एक बार 57 सीट और एक बार 43 सीट भाजपा की आई है, और इसीलिए लगातार इस पिछले मिथक को तोड़ते हुए दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। मैं बार बार यही कहता हूं कि निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस देश में सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से विपक्ष पूरा का पूरा मिलकर भी नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ कोई सशक्त विकल्प जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन बना, लेकिन इंडिया गठबंधन का अलग अलग राज्यों में क्या असर है, बंगाल में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए या अन्य राज्यों में देख लीजिए, क्या असर है ये आप सबको पता है। केवल उन जगह इंडिया गठबंधन को फॉलो किया जा रहा है जहां निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार, जहां अन्य दलों की सरकार है, निश्चित तौर पर वो दल मनमानी पे उतार, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो या कहीं आप देख लीजिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को भी दूसरे दलों से सीटों की भीख मांगनी पड़ रही है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और उसके बाद कुछ सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी। तो ये निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक निराशा की बात है। एक मजबूत विपक्ष हमेशा लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको सजग रखने का काम करता है, उसको आईना दिखाने का काम करता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो आईना दिखाने का मामला तो दूर रहा, खुद भी आईना देखना पसंद नहीं करते ताकि अपनी गलतियां पता रहे। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यश जी, जिस तरह बात चल रही थी और दलों के नेताओं के भाजपा में आने की, तो निश्चित तौर पर भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो इससे खुश नहीं है। उसको ये लगता है कि मेहनत हमने करी, दरी हमने बिछाई, झंडे हमने लगाए, बैनर हमने लगाए और आज मलाई खाने दूसरे लोग आ गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता भी इससे हतोत्साहित है। हाँ जी ऐसी। लेकिन अरुण जी बस यहाँ पे यही चीज जो है वो काम करती है, यही फैक्टर काम करता है और बीजेपी आगे भी इसीलिए नजर आती है क्योंकि उनकी अंदरूनी कलह सभी को मालूम है कि उनके कार्यकर्ता नाखुश हैं, लेकिन वो सड़क पर नजर नहीं आ रही जैसा कि हम कांग्रेस में देखते हैं, और ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। भास्कर जी पूरी देखिए, मैं पूरी तरह से आदरणीय पत्रकार महोदय की बात से असहमत हूं कि मीडिया एक पक्ष में झुका हुआ नहीं है। उनको और आपको या किसी को भी पूरी तरह से भाजपा आगे दिखाई दे रही है। आगे इसलिए दिखाई दे रही है कि आप लोगों का पूरा झुकाव भाजपा की तरफ है। तो मैं क्यों ना कहूं कि आपका झुकाव भाजपा की तरफ है, क्यों ना कहूं कि आप लोग भाजपा की तरफ झुके हुए हैं। आप लोग जब भाजपा की तरफ झुके रहेंगे तो आपको भाजपा की हर चीज अच्छी दिखेगी, और आप लोग जब एक तरफ झुके रहेंगे तो आपको कांग्रेस के अंदर कमियां दिखाई देंगी। आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन धरातल पे नहीं है। पंजाब में एक रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ रहा है, बंगाल में एक रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ रहा है, दिल्ली में एक रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, बिहार में एक रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ रहा है, पूरे दक्षिण भारत में मिलकर चुनाव लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपका झुकाव भाजपा की तरफ है और आपके दिल में दर्द भी है इस बात का कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता का क्या होगा। आप लोगों के दिल में दर्द है, भाजपा कार्यकर्ता के दिल में दर्द हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के दिल में इस बात का दर्द है कि भाजपा के मूल कार्यकर्ता क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग भाजपा में। सिर्फ एक स्टेटमेंट मेरा सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमने हरीश रावत जी को नहीं उकसाया था कि आप कांग्रेस को आलसी कहिए, ठीक है, ये हमारी तरफ से उनके मुंह में ये बात नहीं रखी गई थी, उन्होंने स्वेच्छा से ये बात कही है। तो बाकी आप डिसाइड करिए, आपके नेता हैं, आपको क्या करना है, आपको आत्ममंथन करना है नहीं करना है, या मीडिया पे ठीकरा फोड़ना है या ईवीएम पे फोड़ना है, ये आपका भी बहुत पुराना ढर्रा है। नाउ यू कैन आत्ममंथन की आवश्यकता ही नहीं जी, नाउ यू कैन नहीं है। बिल्कुल सही है कि जो लोग आरएसएस की विचारधारा के लोग थे वो आरएसएस की तरफ, भाजपा की तरफ जा रहे हैं, उनको जाने दिया जाना चाहिए। ठीक है, थपलियाल जी। जी, अगर हम उत्तराखंड की सीमाओं से थोड़ा बाहर देखेंगे तो पूरे देश में क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। इसको कोई नहीं नकार सकता कि आज चाहे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश हो, आज समाजवादी पार्टी अगर वहां नहीं होती तो एक तरफा राज भारतीय जनता पार्टी का होता।
अगर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल अगर बिहार में नहीं होता, देखिए वहां पे राष्ट्रीय जनता दल यू के पीछे, उस नीतीश कुमार के पीछे झुक के रहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो इतना सीना तो फाड़ के बोलती है कि हम इस देश की फिजा बदलने जा रहे हैं, इस देश में मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं, कितने 2047 में होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो स्थिति यहाँ पे उत्तराखंड में कांग्रेस की हो रही है, तो उसमें निश्चित तौर से हमारे अंदर कई सवाल आ रहे हैं। हमारे अंदर सवाल आ रहे हैं कि संजीव वर्मा जी आज जो यहाँ पे प्रवक्ता हैं, इनके नजदीक में हमारा नगर निगम है, और नगर निगम का 300 करोड़ का जो होर्डिंग घोटाला इनके नाक के तले है, और वहां पे आदमी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट ने वो सब कुछ किया है, इनको चू नहीं रहेंगे। बल्कि भारतीय जनता कांग्रेस के हमने थापट ने तो सीधा सीधा खुलेआम इसकी वो किया है। लेकिन दूसरी ओर आप ये देखिए कि एक रेड्डी के कहने से सिटिंग मुख्यमंत्री को, और बड़ी जितने इन्होंने पैदा किए थे आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को खत्म करने के लिए, और आज वही आम आदमी पार्टी इनके लिए भस्मासुर बन गई है। और उसके पूरे मतलब बेशर्मी की देखिए आपकी सिटिंग मुख्यमंत्री को तुम अंदर डाल रहे हो, जैसे वो देश से भाग रहा हो, और उसके उप मुख्यमंत्री को भी डाल रहे हो, और झारखंड के मुख्यमंत्री को भी डाल रहे हो। तो ये सवाल हमारे अंदर आता है कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से, लड़ाई से भाग गई है। अब मैं देख रहा हूँ कि सब अपराधी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? और मोदी की गारंटी के तहत लोकतंत्र में मैं नहीं होता, लोकतंत्र में हम होता है। हम इस लोकतंत्र की आत्मा होती है, धड़कन भी होती है। लेकिन यहाँ पे 50 बार अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग में जो आज सभा हुई उसमें 50 बार मोदी का नाम लिया। बताइए आप, अब वो मोदी की छत, मैंने बोला नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी छतरियां बुनी हुई थी, चाहे यूसीसी की थी, चाहे यहाँ पे राम मंदिर की थी, चाहे सीए, सब उड़ गई हैं, एक छतरी बच गई है और उसका नाम है मोदी। भास्कर जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद संजीव जी अपनी बात को पूरा करेगा। भास्कर जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। मैं खपलियाल जी से पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का 2014 के अंदर विरोध किया, 2019 के अंदर विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को आज भूल चुकी है, और आज सिर्फ पोलराइजेशन के मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समाज का सांप्रदायिक विभाजन करके चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा इस समय विकास का नहीं है, कोई मुद्दा और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पैसा कमा के और दूसरी पार्टियों के खाते सीज करके चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी दादागिरी से, संजीव जी पूरी हिटलर साइड से ठीक है। चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। ये जैसे जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर जनता के बीच है। हमने जो किया है, हमने जो काम किया है, हमने जो जनता के बेहतरी के लिए जो नीतियां बनाई हैं, हम उन नीतियों को लेकर और अपने कामों के बदौलत जनता के बीच में है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो एक नेगेटिविटी की राजनीति कर रही है, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, जिसमें ये भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और एक तरह से विभाजनकारी जो इनकी नीति आरंभ से रही है, मैं सोचता हूँ उसको और आगे बढ़ाने का वक्त की कमी है। फिलहाल हम ये हमें देखना होगा कि जनता को किसके मुद्दे समझ में आते हैं, जनता किसको चुनती है, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां एक और कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नेता बीजेपी में शामिल हुए, साथ ही साथ हरीश रावत ने जिस तरीके से कांग्रेस को आलसी कहा, ये तमाम चीजें क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, ये तो देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।